गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक फेडरलिज्म के नए टॉपिक हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग समझेंगे कि किस तरह से फेडरलिज्म जो है, चाहे यूनियन केंद्र के द्वारा या स्टेट के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। पहले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बताता है कि क्या हम यूनियन ऑफ स्टेट है, माने राज्यों का संघ है। क्या है हम लोग? राज्यों का संघ है। कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन जैसा नाम ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू टायर ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ मेंशन है कि दो तरह का गवर्नमेंट होता है, एक यूनियन गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान पार्लियामेंट के द्वारा पंचायत, एक अलग पंचायत का भी 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट पर पंचायत को भी फॉर्म किया गया, पंचायती राज लाया गया, ताकि निचले स्तर पर भी वहां पर एक रहे, सरकार एक तरह का काम करे। वहां पर गांव में जो लोगों की सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए पंचायती राज अमेंडमेंट 1992 लाया गया। तो हम देखते हैं कि अभी जो है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में क्या क्या रहता है, कैसे यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आते हैं, क्योंकि सबका क्षेत्र क्लियर है। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, ये सब मैटर पर स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन विच टाइप ऑफ लॉज स्टेट शुड पास और विच टाइप लॉज सेंटर विल पास। किस तरह का सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जैसे यूनियन लिस्ट में देखिएगा, यूनियन लिस्ट में डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब कानून जो है इससे रिलेटेड जो भी कानून या लॉज है ये पास करेगा यूनियन लिस्ट, ये यूनियन केंद्र सरकार। इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, स्टेट लिस्ट में क्या आता है? पुलिस आता है, ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये स्टेट लिस्ट में आता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पर कानून बना सकता है। कुछ ऐसे लिस्ट भी हैं जिनको हम कॉन्करेंट लिस्ट करते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकता है। जैसे देखिए, फॉरेस्ट हुआ, ट्रेड हुआ, मैरिज से संबंधित हुआ, एडॉप्टेशन हुआ, ठीक है, ये सब चीजों पर कानून बना सकता है। मैंने दोनों बनाया, केंद्र भी बनाया। जैसे फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट केंद्र के पास में भी इसमें कुछ कानून बना सकता है, केंद्र बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो कॉन्क्रीट, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया, इफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, स्टेट मान ली कॉन्क्रीट लिस्ट है, इस पर स्टेट कुछ बना रहा है और सेंटर में कोई विवाद होगा, तो सेंटर की बात को मानी जाएगी। ऐसे भी अगर कोई विवाद की अगर स्थिति आती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है। इफ एनी डिस्प्यूट arises between the state and the center, then the Supreme Court has the power to check it. सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि क्या इसमें किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार जो है ये आपको सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो डिस्प्यूट अगर पैदा होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट में के पास है पावर इस डिस्प्यूट को हल कर सके। अब देखिए, कुछ आते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो किसी के पास नहीं, सेंटर के पास है ना स्टेट के पास नहीं, तो मैंने मेंशन नहीं है। तो जो ये इस तरह के जो सब्जेक्ट है, तो ये जो है इस पर सेंटर कानून बनाता है। तो हमने देखा कि यूनियन लिस्ट में जो आपको डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स हुआ, बैंकिंग हुआ, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट हुआ, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस पर स्टेट कानून बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए, जो दोनों कानून बना सकता है, सेंटर और स्टेट दोनों, जैसे फॉरेस्ट, ट्रेड और मैरिज।
अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ये तो हुआ कि किसका किसका अपना अधिकार, स्टेट का कितना अधिकार क्षेत्र है, सेंटर का क्या क्या है, कौन कौन विषय पे कानून बना सकता है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। पहले हम लोग देखेंगे, देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में हम लोग इस पर थोड़ा सा बात करें। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी माने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स बहुत सारे हैं। तो शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू का था कि हम लैंग्वेज के आधार पर कोई स्टेट नहीं बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, हमारे प्रधानमंत्री, तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा कि इंडिया में जो है इंटीग्रेशन सही पूर्वक, यूनिटी सही ढंग से नहीं आ पाएगा, एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी नहीं डेवलप होगा। तो लैंग्वेज के आधार पर जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि हम स्टेट बनाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे स्टेट, शुरुआत में तो आंध्र प्रदेश में ही हुआ, वहां के एक बड़े नेता ने भूख हड़ताल किया, अंत में वहां पर जो है आंध्र प्रदेश जो है पहला एक लैंग्वेज के नाम पर पहला स्टेट बना। धीरे 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 बहुत सारे स्टेट बने। उसके अलावा लैंग्वेज के आधार पर तो स्टेट बने, बहुत सारे इथनिक ग्रुप या कल्चर ग्रुप के नाम पर भी, जैसे नागालैंड हुआ, बहुत सारे स्टेट, अलग अलग स्टेट बनते गए। तो एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा, लैंग्विस्टिक ग्रुप जो है बहुत बड़ा एक समस्या था, जिसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया गया। और हम एक चीज देखते हैं कि लैंग्वेज के नाम पर स्टेट बनने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और काम और सही आसान भी हुआ। उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था आफ्टर इंडिपेंडेंट। देखिए 40% जो है हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और इंडिया गवर्नमेंट शुरुआत में सरकार सोची कि नहीं, हम धीरे धीरे करके हिंदी जो है हमारे देश, पूरे देश में हिंदी ही माध्यम होगा। ये सोचकर प्रोग्राम्स बनाया गया कि 1965 तक हम इंग्लिश को हटा देंगे, इंग्लिश, हिंदी जो है मेन लैंग्वेज हो जाएगा, चाहे कोर्ट का चाहे ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को घोषित कर देंगे। लेकिन जो हमारे जो साउथ के स्टेट थे, खासकर तमिलनाडु में, इसका बहुत ही विरोध हुआ, और इस विरोध के कारण जो है ये विरोध के कारण जो है हिंदी जो है उसको पूरी तरीके से नहीं लागू, हिंदी लैंग्वेज को पूरी तरीके से हमारे स्टेट में, पूरे कंट्री में नहीं लागू कर पाया गया, क्योंकि साउथ के स्टेट जो है इसका विरोध कर रहे थे। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, अच्छा कुछ लैंग्वेज को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए शेड्यूल्ड लैंग्वेज लाया गया, जिसमें शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में 21 जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज लाए गए, ताकि उन भाषाओं में पढ़ाई हो सके या उन भाषाओं में एग्जाम लोग दे सके, इस तरह की व्यवस्था की गई, और बहुत बहुत हद तक लैंग्वेज के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट, उसमें देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन जो है बहुत लंबे समय तक संघर्ष का विषय रहा। शुरुआती दौर में देख रहे हैं कि बिफोर 1990 हम लोग देखते हैं कि सेंटर और स्टेट में एक ही तरह की सरकार थी। सेंटर में कांग्रेस, स्टेट में कांग्रेस, ज्यादातर जगहों में हम ये देखते थे, तो कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आने लगी, बहुत सारे रीजनल पार्टियां जो है आपको बनने लगे, रीजनल पार्टियों की सरकार स्टेट्स में बनने लगी, तो सेंटर स्टेट के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट होने लगा। शुरुआती दौर में बहुत सारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किए गए, विधानसभाएं भंग की गई। इसके कारण सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन जो है खराब हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, बॉम्बे जजमेंट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दखल के बाद जो है ये जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी व्याख्या की, तब इन चीजों पर बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि प्रेसिडेंट रूल किस परिस्थिति में लागू हो या नहीं हो। तो उसके बाद जो है ये समस्या बहुत हद तक हल हुई। 1990 के बाद देखते हैं कि अब जो है कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार ज्यादातर बनने लगी, और
ये जो प्रेसिडेंट रूल की जो समस्या थी कि आप बायस्ड होकर कहीं प्रेसिडेंट रूल लागू कर दे, इस तरह इसमें कमी आई। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे फेडरलिज्म में जो समस्याएं थी, धीरे धीरे कर हमारे सरकारों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, रीजनल लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम थी, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और आगे भी सरकार करते रही। थैंक यू। आज हम लोग फेडरलिज्म में पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पंचायत नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।